हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम कर लेते हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में और जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनके बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनके कार्य के बारे में, किस प्रकार से वो फैसले ले सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि वन लाइनर जो नोट्स हम कर रहे हैं उसकी क्लास भी आपको मिल जाएगी, लेट नाइट तक मिल जाएगी। लेकिन जो ये मैंने बताया था ना कि थ्योरी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका ज़रूरी है। तो वन लाइनर में जो है कुछ चीज़ें आपके जो है माइंड में नहीं रहती हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उनकी शक्तियाँ हो गई, कौन से अनुच्छेद में उनके कौन से कार्य हैं, क्या बात कौन से अनुच्छेद में डिटेल में लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें हमें ऐसे ही क्लास करके करनी होगी। हमारा कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा, फिर हम वन लाइनर करेंगे तो हमारा रिवीजन होगा और अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए हम जो मैं आज क्लास लेकर के आई हूँ पॉलिटिकल साइंस की, देखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले मैं इतना करवाऊँगी, जो जितना भी टाइम होगा, जितनी भी क्लास चलेगी शांति से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना जाते जाते। सबसे पहले हम करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अपने साथ साथ नोट्स बनाओ चाहे तो, और अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ जो है हमारी ये क्लास देख लेना, स्पीड में कर लेना। यहाँ पर मैं आराम से करवा रही हूँ, अपने फ़ोन में जो सेटिंग है उसमें आप स्पीड तेज़ कर सकते हो वहाँ जा कर के, तो उससे आपको अच्छी जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपका। तो चलिए, प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सब जो पहला हमारा प्रेसिडेंट था, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। हमारे पहले नंबर पे कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र सबसे पहले थे राजेंद्र प्रसाद, और इनका जो इनका कार्यकाल था वो 1952 से लेकर के 1962 तक, यानी कि 2 बार ये जो है राष्ट्रपति बने थे। 1900 लेकर के पहली बार बने थे 1952 से लेकर के 57, और फिर कंटिन्यू बने थे ये 57 से लेकर के 1962, यानी कि इनका कार्यकाल 1952 से लेकर के 62 तक चला था। 2 बार इलेक्टेड हुए थे। दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं, पहले नंबर पे हैं राजेंद्र प्रसाद और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से लेकर के 1967 तक इनका कार्यकाल था। 52 से लेकर के 67 तक, ना 62 से लेकर के 67 तक, 52 से 62 तक तो इनका था 10 साल का, और फिर जो है 62 से लेकर के 67 तक इनका था राधा जो है कृष्णन का। इनके नाम पे जो है हम क्या बनाते हैं? 5 सितंबर को इनका जन्म था, 5 सितंबर को। उस दिन हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाते हैं हम इनके जन्मदिन के ऊपर। इनका जन्म था 5 सितंबर को। और अगर हमसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब बनाते हैं हम, तो 5 तारीख को ही बनाते हैं, 5 अक्टूबर को बनाते हैं। 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय या फिर इंटरनेशनल टीचर्स डे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाते हैं हम 5 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाते हैं हम 5 सितंबर को। ये इनके जन्मदिन के ऊपर मनाते हैं हम। अगला देखिए, 3rd नंबर पे जो हमारे हम बोलते हैं तीसरा जो राष्ट्रपति है भारत का, तो 3rd नंबर पे कौन सा है हमारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए तीसरे नंबर पे। इनका कार्यकाल लिख लो, 1967 से लेकर के 1969 तक, 1969 तक। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जिनकी क्या है, इनकी जो है कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। पहले प्रेसिडेंट थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले थे 4th नंबर पे लिख लो, और इनको चेंज करके, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनको चेंज करके किसको बनाया गया था? फिर इनकी जगह पर वी वी गिरी को किसको बिठाया गया था इनकी जगह पर मृत्यु के बाद में?
वीवी गिरी। अगला लिख लो फोर्थ नंबर पे यही थे, कंटिन्यू वीवी गिरी। और इनका कार्यकाल कितना था, 1969 से 1974 इनका कार्यकाल था। और ये जो थे, हाँ इनका कार्यकाल, और इन्होंने क्या किया था, अपना कार्यकाल से पहले इन्होंने जो जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी कार्यकाल के दौरान, इनकी जगह पर इनको बिठाया गया था। इनको बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। अगर किसी की जैसे बीच में डेथ हो जाती है तो खाली पद नहीं छोड़ सकते ना, उसकी जगह पर इनको बैठा दिया था। अगला है हमारा नंबर 5 नंबर पे हो गया हमारा डॉक्टर, लिखो फकरुद्दीन। फकरुद्दीन ही नहीं भाई, अली अहमद। इनका कार्यकाल था 1974 से लेकर के 1977 तक। इनकी भी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। अपने साथ साथ नोट्स बना लेना, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग जो है वो आपको नोट्स भेज भी दूंगी मैं टेलीग्राम पे, तो समझ में ना भी आए शायद। नंबर जो है 6 लिख लो आप, डॉक्टर नीलम जो है संजीव रेड्डी थी। 6 नंबर पे कौन थे, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल कितना था, 1977 से लेकर के 1982 तक इनका कार्यकाल था। अगला था 7 नंबर पे सरदार ज्ञानी जेल सिंह थे। सरदार ज्ञानी जेल सिंह। कार्यकाल लिख लो इनका, जो कि सबसे कम पढ़े लिखे थे, और इनका कार्यकाल था 1982 से लेकर के 1987 तक। नंबर 8 लिख लो, आर वेंकट रमन। आर का मतलब है रामास्वामी, वेंकट रमन। नाइनटीन 87 से लेकर के 1992 तक इनका कार्यकाल। फिर 9th नंबर पे थे, नंबर 9 के ऊपर कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। 1992 से 1997। और नंबर 10वें नंबर पे थे डॉक्टर KR नारायण। इनका कार्यकाल था 1997 से लेकर के 2002 तक था। कितना था, 1997 से लेकर के 2000 था। और ये फर्स्ट जो SC थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, SC कास्ट के, पहले SC कास्ट के प्रेसिडेंट थे, अनुसूचित जाति के। समझ जाना इससे। और अगला देख लो 11th नंबर पे, नंबर 11 थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
जिनका कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक। 2 से लेकर के 2007। 12 लिख लो। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 से लेकर के ये 2012 तक थी। 2012 तक पहली महिला राष्ट्रपति। अगला लिखो प्रणब मुखर्जी। 2012 से लेकर के 2017 तक थे ये। 12 से लेकर 17 तक। और 14वें नंबर पे थे रामनाथ कोविंद। इनका कार्यकाल है 2017 से 2022। और अब फिलहाल में 15वें नंबर पर है द्रौपदी मुर्मू, सभी को पता है। आगे देख लो भाई, इनको पहले पढ़ देते हैं हम महाभियोग। महाभियोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति का महाभियोग, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम इसको पद को निष्कासित कर सकते हैं। महाभियोग किसको कहते हैं? अगर राष्ट्रपति को आप राष्ट्रपति पद से निष्कासित करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं किसी कारण से, तो आपको महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान उसको हटाना होगा। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति का महाभियोग, इसका मतलब है राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो उसके पद से निष्कासित करना, हटाना किसी भी कारण से हो सकता है। निष्कासित करने की प्रक्रिया को क्या को बोलते हैं हम? महाभियोग। भारत में क्या है, अभी तक जो है महाभियोग नहीं लगा है किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर। लेकिन जो है पहला जो महाभियोग लगा था, पहला महाभियोग ब्रिटिश यानी कि जनरल, पहला गवर्नमेंट जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग लगा था, वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला महाभियोग जिसके ऊपर लगा था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1785 में लगा था ये। और ब्रिटिश संसद ने लगाया था इसके ऊपर। ब्रिटिश संसद ने लगाया था, बट भारत में अभी तक नहीं लगा है। यहाँ पर लिख लो, बट भारत में अभी तक नहीं लगा है किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर।
ये जो हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, ये किसी भी सदन में हम पूरी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, उसके जो 1/4 मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये किसी भी सदन में इसको प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। उनके जो 1/4 सदस्य होने चाहिए इसमें शामिल। इस प्रकार से हम महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। और 14 दिन का नोटिस जो है राष्ट्रपति को दिया जाता है। कितने दिन का? 1/4 सदस्य होने चाहिए। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 1/4 सदस्य होने चाहिए। किसी भी सदन में हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो है लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य जो है इनके अंदर शामिल होने चाहिए, जिनके जो कार्रवाई करते हैं ना उसके ऊपर, तो ये शामिल होने चाहिए। 1/4 सदस्य जरूर होने चाहिए। और 14 दिन का, कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? 14 दिन का जो है नोटिस जारी किया जाता है राष्ट्रपति के लिए। सीधा सरप्राइज थोड़ी ना देंगे, पहले नोटिस दिया जाता है। और इस्तीफे की मांग की जाती है। फिर अगर इस्तीफा ना दे तो महाभियोग स्टार्ट होगा। आगे हैं, अगर ये अपना इस्तीफा दे भी दे, जो जैसे कि यहाँ पर लिख लो, इस्तीफा ना दे तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है आगे शुरू होगी। प्रक्रिया क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इस्तीफा दे तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, इस्तीफा अगर देना है तो किसको देना होगा इनको? ये है उपराष्ट्रपति को देना पड़ेगा। किसको देता है? महाभियोग की प्रक्रिया, ये जो 14 दिन का नोटिस मिलेगा और इसमें इस्तीफे की मांग की जाएगी। और अगर ये सीधे अपने इस्तीफा दे देंगे तो ये इस्तीफा किसको दिया जाएगा? उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति को। और फिर जो राष्ट्रपति का पद तो रिक्त हो जाएगा। फिर 6 महीने के अंदर ही, 6 महीने के अंदर क्या होगा, इसके स्थान को, जो खाली स्थान है राष्ट्रपति का, उसको भरना होगा। राष्ट्रपति के पद को भरना पड़ेगा। तब तक क्या होगा? तब तक 6 महीने के दौरान एक्टिंग प्रेसिडेंट वहां पर काम करेगा। आगे लिख लो भाई। इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ नहीं भी किया है तो मैं ये भेज दूंगी आपको। क्लास देख लोगे तो लिखा हुआ सब समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासनिक शक्तियां देख लो। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पहली शक्तियां हैं प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां, इसमें क्या है, कार्यपालिका का प्रशासन जो है राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। और भारत का राष्ट्रपति भारत के कौन कौन से पदों की नियुक्ति करता है, ये लिख लो। भारत का जो राष्ट्रपति है
वह कौन कौन से पदों की नियुक्ति करता है? कौन कौन से पदों के ऊपर नियुक्ति करता है? कौन कौन से पदों की नियुक्ति करता है? एक तो होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर ही हो गया, प्रधानमंत्री। सबसे पहले लिखो। दूसरे नंबर पे लिखो प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर मंत्रिपरिषद की इसकी नियुक्ति किस प्रकार से करता है? यहाँ पर लिख लो, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर। थर्ड नंबर लिख लो, राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नंबर 4 लिख लो, उच्च न्यायालय के जो होते हैं ना, हाई कोर्ट के जो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नंबर 5 लिख लो, भारत का जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नंबर 6 लिखो, भारत का महाधिवक्ता। जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नंबर 8 लिखो, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति और जो भारत का निर्वाचन आयुक्त है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। केंद्रीय सचिव जो होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। केंद्रीय सचिव। मात्रा मैंने अभी भी गलत लगाई। नाइन लिख लो, नंबर 9, जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनके जो आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति, उसके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? SC ST आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति यहाँ लिख लो, SC और ST, SC व ST आयोग। SC का मतलब अनुसूचित जाति, व जनजाति, अनुसूचित जनजाति। जनजाति। इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय जो राजदूत होता है
इंडियन एम्बेसडर, उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ लिख लो, नंबर 10 था ना। इंडियन आगे लिखो, जो हमारा होता है सैन्य जो अधिकारी होता है मिलिट्री फोर्स का, हेड्स ऑफ मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया, इसका जो अध्यक्ष होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। यह लिख लो, हेड्स ऑफ मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति कौन करता है? फोर्स की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ लिख लो, और फोर्स कितने प्रकार की होती है? ये लिख लो यहाँ पर, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है, एक तो मिलिट्री फोर्स होती है, एक पैरा मिलिट्री फोर्स होती है। एक तो होती है सैन्य बल, और दूसरी कौन सी होती है हमारी? अर्ध सैन्य बल। सैन्य बल में होती हैं भारत के बाहरी शांति बनाए रखना। क्या काम होती है सैन्य बल का काम? भारत की बाहरी शांति बनाए रखना। बाहरी शांति, और ये होती है आंतरिक शांति बनाकर रखना। इनका काम होता है बाहरी शांति बनाए रखना, और इनका काम होता है आंतरिक शांति बनाए रखना। भारत के अंदर का काम देखते हैं। इसमें कौन कौन सी जो है सेना शामिल होती हैं? एक तो होती है इंडियन आर्मी, होती है, एक नेवी होती है, इंडियन नेवी, नौसेना बोलते हैं, और एक होती है एयरफोर्स, जिसको हम बोलते हैं वायु सेना। और ये होती है सेना। इसमें होती है जैसे कि हमारी सीआरपीएफ होगी, सीआईएसएफ होगी, बीएसएफ हो गई, इसमें जो हमारी आंतरिक शांति बनाए रखती है, और एक एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आगे लिखो यहाँ पर इनकी विधायिक शक्तियाँ लिखो पॉइंट बना करके। ये थी इनकी प्रशासनिक शक्तियाँ थी राष्ट्रपति की। लिखो विधायिक शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में आर्टिकल लिखते हैं हम। सबसे पहले है आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79। इसके तहत क्या है, भारत की संसद क्या है, भारत की संसद के 3 जो है मुख्य पार्ट हैं। एक तो राष्ट्रपति खुद है, लोकसभा है और राज्यसभा, तीनों से मिलकर के बनी है। यहाँ लिखो भारत की संसद जो है, एक तो राष्ट्रपति से, अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति
लोकसभा और राज्यसभा। एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन। 85 लिखो। आर्टिकल 85 के तहत क्या बताया है इसमें? राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही क्या करता है, सेशन के लिए बुला लेता है, सत्र के लिए बुला सकता है। और दोनों के बीच की जो अवधि होती है वो कितने महीने की होती है? सिर्फ 6 महीने की होती है। 6 महीने से ज़्यादा जो है इसमें टाइम नहीं लग सकता दोनों सत्रों के बीच में। पहला सत्र अगर जनवरी में बुलाया है तो दूसरा जुलाई में बुलाना ही पड़ेगा। 6 महीने की अवधि है सिर्फ। तो क्या है इसमें, इस आर्टिकल में क्या बताया है, इसके तहत क्या बताया है कि राष्ट्रपति, यहाँ लिखो, राष्ट्रपति दोनों सदनों की सेशन बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों की दोनों सदनों को सत्र के लिए बुला सकता है। अगर जनवरी में बुलाया है राज्यसभा का तो आपको जुलाई में क्या है, लोकसभा का बुलाना पड़ेगा। इस प्रकार से उनके बीच में सिर्फ 6 महीने का ही, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकते, गैप नहीं दे सकते दोनों सत्रों के बीच में। अगला है, वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा को, यहाँ लिख लो, लोकसभा को भंग भी कर सकता है। भंग कर सकता है। ये शक्ति भी है राष्ट्रपति के पास में। और भंग किस वजह से कर सकता है? तो जो उनके सीजन है, जैसे कि मानसून सीजन की वजह से कर सकता है, विंटर सीजन की, या फिर बजट सीजन। यहाँ पर लिख लो, बजट सीजन की वजह से भंग कर सकता है, मानसून सीजन की वजह से भंग कर सकता है, और एक कर सकता है विंटर सीजन की वजह से। भंग कर सकता है। अगला लिखो 86। 86 में क्या बताया है? एटी सिक्स के तहत जो नई सरकार है उसका जो प्रथम सत्र, यानी कि 86 के तहत नई सरकार का जो प्रथम सत्र होगा, प्रथम जो स्तर स्टार्ट होगा, प्रथम सेशन जो स्टार्ट होगा, तथा जो बजट होगा, बजट स्तर की शुरुआत, इनकी जो शुरुआत होगी वो किसके भाषण से होगी? राष्ट्रपति के भाषण से स्टार्ट होगी। इनकी जो शुरुआत होगी वो राष्ट्रपति के भाषण से होगी। अगला लिख लो, इनका जो सत्र जो ऊपर दिया था ना 85 में कि ये सेशन बुला सकता है, और इन दोनों सत्रों के बीच में क्या होगा, सिर्फ 6 महीने का ही क्या होगा, सिर्फ 6 महीने का गैप दे सकता है, उससे ज़्यादा गैप नहीं दे सकता दोनों के बीच में। और ये क्या कर सकता है, 108 में क्या बताया है कि राष्ट्रपति दोनों का जो है संयुक्त अधिवेशन या फिर दोनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है, ये शक्ति भी है। और ये आर्टिकल 108 में बताया है, 108 में बताया है
कि राष्ट्रपति क्या है, इसके तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, और जो संयुक्त अधिवेशन होगा, जॉइंट सेशन, उसके लिए दोनों को बुलाएगा, और जब कोई बिल पास नहीं होगा तब उनको बुलाएगा। और इनकी जो अध्यक्षता होगी संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होगी वो कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो, लोकसभा का स्पीकर या फिर अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। और जो भारत का राष्ट्रपति है, जब कोई बिल पास नहीं होगा, अधिवेशन बुलाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति एक विधेयक यानी कि बिल को एक ही बार में पास कर सकता है, जो है उनके पास रिव्यू के लिए भी भेज सकता है, या फिर एक बार में उनको पास कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? विधेयक यानी कि बिल को एक ही बार में पास कर सकता है। एक ही बार में उसको पास कर सकता है। अगला लिखो, वीटो पावर। वीटो पावर 3 प्रकार के हैं इसमें राष्ट्रपति के पास में। यहाँ लिख लो, इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं ये स्टेट के लिए, फिर भी एक बार मोटा मोटा हम लिख लेते हैं, थोड़ा आगे आपके लिए काम आ जाएगा। पहला, वीटो पावर। पहले लिखो एब्सोल्यूट वीटो। इसके तहत क्या होता है? इस वीटो के तहत क्या होता है? इसका हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वीटो, या फिर इसको हिंदी में एक और नाम है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो भी बोलते हैं इसको, पूर्ण वीटो भी बोलते हैं इसको, और एब्सोल्यूट वीटो भी। इसका काम क्या है? जो बिल होता है, अगर वो बिल भेजा गया है किसी भी जो है संसद के किसी भी जो है सदस्य के द्वारा, जो कि मंत्री नहीं है, अगर वो बिल पेश करता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इस वीटो का यूज करके, इसकी शक्ति का जो है उपयोग करके वो उस बिल को पास करने से रोक सकता है। और ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है अभी तक, जितने भी राष्ट्रपति 15 बने हैं ना, अब की बार 15वीं है, तो अब तक सिर्फ 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा जो है इस शक्ति का उपयोग करा है, इस वीटो पावर का जो है इस्तेमाल किया है। तो इसके तहत क्या है? बिल यानी कि विधेयक को पास करने से रोक सकता है। और अभी तक क्या है? 2 बार इसका उपयोग किया है।
सबसे पहले जब 1954 में भारत का जो पहला राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने पहली बार यूज किया था इसका। राजेंद्र प्रसाद ने जो पेप्सू विनियोग आया था, PEPSU विनियोग विधेयक यानी कि बिल, उसके ऊपर जो अपनी सहमति थी वो रोक दी। इसका वीटो पावर का इस्तेमाल करके, पूर्ण वीटो का इस्तेमाल करके। और दूसरी बार पूर्ण वीटो का इस्तेमाल हुआ था 1991 में, 1991 में आर वेंकटरमन ने संसद सदस्यों के जो वेतन और भत्ते थे, वेतन व भत्ते से जुड़ा जो बिल आया था, विधेयक, उसके ऊपर अपनी सहमति रोक दी थी। सिर्फ 2 बार इसका उपयोग किया है। दूसरा होता है हमारा निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसरी। दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो। इसके तहत क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो विधेयक यानी बिल को पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू चेक करने के लिए उसको वापस लौटाता है। क्या करता है, संसद में वापस लौटा देता है पुनरावलोकन के लिए। उसमें कुछ चेंज करने हो, कुछ जो है देखना हो तो उसको वापस लौटा देता है संसद में। दोबारा फिर से वो जो है राष्ट्रपति के पास आता है, फिर जो है उसके ऊपर सहमति देना न देना वो उसका काम है। तो ये वीटो है निलंबनकारी वीटो। लिख लो यहाँ पर। इसके तहत राष्ट्रपति बिल यानी कि विधेयक को पुनरावलोकन के लिए भेज सकता है, रिव्यू के लिए। पुनरावलोकन के लिए भेज सकता है। लौटा देता है वापस। और तीसरा है पॉकेट वीटो। जेबी वीटो भी बोलते हैं इसको। इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति ना तो सिग्नेचर करने के लिए मना करता है और ना ही बिल को जो है पुनरावलोकन के लिए भेजता है, उसको अपने पास रख लेता है, यानी कि अपनी जेब में रख लेता है। इसलिए इसका नाम है पॉकेट वीटो। ना तो जो है हस्ताक्षर करता है बिल के ऊपर, ना तो हस्ताक्षर करता है बिल पे, ना ही
पुनरावलोकन के लिए भेजता है। अगला है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा। आर्टिकल 352 के अंदर दी गई है कि राष्ट्रपति क्या है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पीएम की सलाह के ऊपर करेगा, यानी कि बाहरी आक्रमण की वजह से कर सकता है, या फिर भारत के किसी दूसरे के साथ अगर आक्रमण या फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस वजह से कर सकता है। भारत में जनता के द्वारा अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है कुछ भी, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, वो आपके कट जाएंगे और फिर आपका आपातकाल जो है शक्तियाँ होंगी वो लागू हो जाएंगी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। कब कब लागू होती है, जब जो है युद्ध होते हैं ना, अगर किसी और देश का बाहरी आक्रमण की वजह से और जो भारत का किसी और देश के साथ आक्रमण हो उस वजह से। लिख लो यहाँ पर एक बार, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ जिसके अंदर आर्टिकल जो है 352 इसमें क्या बताया है कि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा, इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, और किसकी जो है सहायता से कर सकता है। एक तो सलाह लिख लो यहाँ पर, सलाह या फिर सहायता। पीएम तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनकी सलाह के ऊपर कर सकता है। और किस वजह से कर सकता है, अगर कोई जैसे कि बाहरी आक्रमण या फिर जैसे कि भारत का किसी दूसरे के साथ झगड़ा या जैसे कि आक्रमण, दूसरे के साथ इन स्थितियों में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो है आपातकाल लागू कर सकता है। और अब तक जो है 3 बार आपातकाल लागू हुआ है, यहाँ पर लिख लो। एक तो 1962 में हुआ था, 1971 में, 1971 में और एक 1975 में। 3 बार जो है अब तक जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जा चुका है। इसमें देखो आर्टिकल लिखो आगे 356। इसके द्वारा इसमें क्या बताया है कि राज्य में जो राष्ट्रपति शासन होता है वह यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो क्या होता है, राज्य में मुख्यमंत्री प्रशासन चलाने के लिए जो योग्य नहीं है तो इसमें प्रशासन यानी कि राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। अगर मुख्यमंत्री प्रशासन चलाने के योग्य नहीं होता है तो इसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, और उस वजह से जो शक्तियाँ होंगी मुख्यमंत्री की वो सारी किसके हाथ में आ जाएंगी, राज्यपाल के हाथों में आ जाएंगी। यहाँ पर लिखो राज्य में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, और ये कब लागू होता है, एक तो होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू जब देश के बारे में बातें होती है ना, बाहरी आक्रमण, दूसरे देश के साथ लड़ाई झगड़ा हो, आक्रमण हो, विद्रोह हो, तो इस वजह से अगर भारत की जनता में भी आपस में जो सशस्त्र विद्रोह होता है तब ये जो है वहाँ पर हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको रोक करके वो क्या करते हैं, उनके उसमें पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। 352 में बताया है। और 356 में क्या बताया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा, कब लागू होगा ये, जब जो हमारा मुख्यमंत्री होता है राज्य का, राज्य में जब मुख्यमंत्री प्रशासन चलाने के यानी कि शासन चलाने के लायक नहीं होता, योग्य नहीं होता,
योग्य नहीं हो तो राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। और इसकी जो मुख्यमंत्री की सारी शक्तियाँ होंगी वो योग्य नहीं होता है तब इसमें जो है प्रशासन यानी कि सारी जो शक्तियाँ हैं, प्रशासन की शक्तियाँ जो हैं वो किसके हाथ में चली जाएंगी? राज्यपाल के हाथ में दे दी जाएंगी, राज्यपाल के हाथों में। हाथों में आ जाती हैं सारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री की। ये होता है मुख्य राष्ट्रपति शासन प्रशासन राज्य में। अगला है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब होती है? इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल लिख लो यहाँ पर। कब लगता है वित्तीय आपातकाल? जब जो है इसमें अर्थव्यवस्था में अगर संकट आ जाए, संकट आने पर वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। अर्थव्यवस्था में संकट आ जाए तो वित्तीय आपातकाल लगता है। और इससे क्या होता है, सरकारी जो भत्ते होते हैं और जो वेतन होता है लोगों का, उसमें कमी आ जाती है। वित्तीय आपातकाल लगने से जो लोगों के वेतन में कमी आ जाती है। वित्तीय आपातकाल लगता है जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है या संकट आ जाता है, वित्तीय आपातकाल लगता है। और इससे क्या होता है, वित्तीय आपातकाल लगने से वेतन में कमी आती है। और वित्तीय आपातकाल बताया है, आर्टिकल लिख लो यहाँ पर 360। ये था हमारा राष्ट्रपति के बारे में डिटेल में। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, 1 घंटे के करीब हो गई है, 53 मिनट की। तो आगे की वीडियो हम शाम को करेंगे या फिर कल कर लेंगे। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति हमारा कंप्लीट हो गया, ये मत सोचना कि इसमें कुछ बचा है। इतना हमारे एचटेट में इतना गहराई में जो है पूछते भी नहीं है। अगर राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन आए जो उसमें से पूछ सकते हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा किस किस की नियुक्ति की जाती है, और कौन सा राष्ट्रपति कब बना है, इनके जो सन है ये याद रख लेना। सारे डिटेल में मैंने लिखवा दिए हैं। ये PDF मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे, वहाँ से लेकर के आप रिवाइज कर लेना। वीडियो जिसने भी पूरी देखी उनको थैंक यू सो मच। जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो जो है आगे मेरे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि माइक वगैरह, और जैसे कोई भी स्टूडियो वगैरह नहीं है। घर पर ही मैं हाउसवाइफ हूँ, सभी को पता है अच्छे से। और मैं घर पे काफ़ी मैंने कोशिश करती हूँ अच्छे से रिकॉर्डिंग करने की, शांत माहौल में। घर वाले जब इधर उधर होते हैं ना, घर में नहीं होते हैं या फिर सो जाते हैं, बच्चे बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। बीच बीच में आपने जो है बच्चों की आवाज़ भी सुनी होगी। घर पे एक छोटा सा बच्चा है, आपको पता है बच्चे किस प्रकार के होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि कोई भी काम चल रहा है, कोई भी वीडियो हो रही है या फिर कुछ और, तो वो बीच बीच में आकर के ऐसे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो उनसे दूर रह करके पूरी कोशिश करती हूँ कि शांत माहौल में आपको अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके। आप हेल्प करोगे तो आगे चल के मेरे पास और रिसोर्सेज होंगे, माइक होगा जैसे कि, तो शायद मैं लाइव वीडियो भी बना पाऊँ। अभी मैं लाइव नहीं चला सकती, इसी वजह से लाइव नहीं बनाती, क्योंकि बीच बीच में बहुत डिस्टर्बेंस होता है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।